हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक साई-फाई एलियन मूवी द डे अर्थ स्टूड स्टिल। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 12 दिसंबर 2008 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट डेरिक्सन ने और फिल्म के मेन कास्ट हैं कियानू रीव्स एस क्लाटू, जेनिफर कॉनेली एस हेलन बेंसन। दोस्तों इससे पहले कि मैं मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आगे के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मूवी की शुरुआत होती है सन 1928 इंडिया के काराकोरम माउंटेन, जहां पर एक माउंटेनियर अपने कैंप में है और तभी उसे टेंट के बाहर रोशनी दिखती है। वो कैंप से बाहर आकर देखता है तो उसे दूर चोटी पर वो रोशनी दिखती है। वो जमीन से कई 100 फीट ऊपर पहाड़ों पे है जहां मौसम खराब है और इस मौसम में किसी रोशनी का वहां होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वो चेक करने के लिए उस पहाड़ी पर जाता है। उसे वहां उस चोटी पर रोशनी का एक गोला नजर आता है जो बर्फ से ढका है और वो अपने टूल से बर्फ हटाकर देखता है कि उस गोले के अंदर कुछ अजीब सा घूम रहा है और तभी वहां रोशनी फैल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो जमीन पर पड़ा होता है और वो गोला वहां से जा चुका है। उसे अपने हाथ में एक अजीब सा घाव मिलता है जिससे मालूम पड़ता है कि उसका DNA सैंपल ले जाया गया है। और यहाँ से मूवी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हेलन बेंसन माइक्रोबायोलॉजी की क्लास ले रही है और वो क्लास खत्म करके अपने घर आ जाती है। हेलन अपने बच्चे जेकब के साथ रहती है जो उनके पति की पहली पत्नी का है और उनके पति मिलिट्री में इंजीनियर थे जिनकी मृत्यु 1 साल पहले ही हो चुकी है। वो घर पर अपने बच्चे के लिए डिनर प्रिपेयर कर ही रही होती है कि उन्हें फोन पर एक कॉल आता है जिसमें उनकी ID कंफर्म करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि कुछ लोग उन्हें लेने आ रहे हैं। दरवाजे पर नॉक होती है और उन्हें लेने के लिए फेडरल एजेंट आए हैं जो उनसे कहते हैं कि रास्ते में उन्हें सब कुछ बताया जाएगा। हेलन जेकब को अपने दोस्त ईसाबेल के पास छोड़कर उनके साथ चली जाती है। हेलन को कार में बताया जाता है कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उनके लिए पूरी हाईवे को शट डाउन किया गया है। हेलन को आर्मी बेस में लाया जाता है और उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है जहां पर पहले से ही कुछ और भी साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो लोग यहाँ पर क्यों हैं। उन्हें लिनवुड मिलिट्री एकेडमी न्यू जर्सी में लाया जाता है जहाँ पर पहले ही अफरा तफरी का माहौल है और उन्हें अपना सेलफोन और कैमरा छोड़ने को कहा जाता है। हेलन अपने मोबाइल अपने कपड़ों पे छुपा लेती है और उसी भीड़ में उसे उसका दोस्त माइकल पहचान कर उसे अंदर बुला लेता है। दरअसल माइकल ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। माइकल कॉन्फ्रेंस रूम में सभी साइंटिस्ट की ब्रीफिंग लेता है जहाँ उन्हें बताया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट 07493 को जुपिटर के उस पार स्पॉट किया गया था स्पेस गार्ड प्रोग्राम के द्वारा, जो कि अर्थ के मीलों दूर से गुजरने वाला था, लेकिन उसने बीच में ही अपना रास्ता बदल लिया और ये धरती की तरफ 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये धरती पर मैनहट्टन में गिरने वाला है अगले 78 मिनट में। मिलिट्री इस पर मिसाइल से हमला करने की प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन इसकी रफ्तार के सामने शायद ही वो कुछ कर पाए। और क्योंकि मैनहट्टन की पॉपुलेशन 8 मिलियन से भी ज्यादा है, इतने कम समय में उन्हें हटा पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर सभी साइंटिस्ट को कोलिशन की बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए बुलाया गया है। इन सब से हेलन परेशान हो जाती है और बाथरूम में छुपकर वो अपने बच्चे से बात करती है और उसके बात खत्म करने पर वहाँ एक फीमेल आर्मी सोल्जर आ जाती है जो अपने घर में बात करने के लिए उसका फोन ले लेती है। हेलीकॉप्टर से सभी साइंटिस्ट को मैनहट्टन ले जाया जा रहा है जो आपस में ही अपनी थ्योरीज पर डिस्कशन कर रहे हैं और उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि ये उल्कापिंड इतनी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है कि ये पूरी धरती से जीवन का नामो निशान मिटा देगा। तभी रेडियो में आर्मी सोल्जर को पता चलता है कि मिलिट्री का मिसाइल सिस्टम अपने आप ही फेल हो गया है और अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। वो उल्कापिंड धरती तक पहुंची गई है और टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट धरती से टकराती नहीं है बल्कि अपनी स्पीड कम करते हुए धरती पर उतरने लगती है। मैनहट्टन के सेंट्रल पार्क में उल्कापिंड के उतरने से वहां धुआं हो जाता है और साइंटिस्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलने लगते हैं। तब उसके करीब जाकर वो उल्कापिंड रिवील होता है। वो एक बहुत बड़ी साइज का स्फीयर है जिसके अंदर रोशनी में कुछ घूम रहा है। मिलिट्री और लोकल पुलिस उस स्फीयर के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन ले लेते हैं और स्नाइपर आसपास की बिल्डिंग से उस स्फीयर पर निशाना लगा लेते हैं। तभी उस स्फीयर की रोशनी नीचे आकर इकट्ठा होती है और वहां रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी में से एक एलियन निकलता है और हेलन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तभी कोई सोल्जर उस पर फायर कर देता है और वो हेलन की गोद में गिर जाता है। स्फीयर में एक अजीब सी हलचल होती है जो सुनने में ही खतरनाक लगती है और रोशनी में से एक बहुत बड़ी मानव आकृति सामने आती है जो आते ही वहाँ की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर देती है और एक हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस फायर करती है जिससे सभी लोग जमीन पर गिर कर तड़पने लगते हैं। वो रोबोट आकर एलियन की तरफ हाथ बढ़ाता है और एलियन उससे कहता है क्लाटू बराडा निको।
जिससे उस रोबोट का डिफेंसिव मैकेनिज्म बंद हो जाता है और वो वहीं खड़ा हो जाता है। रोबोट के डिसेबल होते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना शुरू कर देते हैं और हाई पिच नॉइस बंद हो जाती है। एलियन को इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलिट्री फैसिलिटी में लाया जाता है, जहां किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो एक सर्जन का अरेंजमेंट करते हैं। सर्जन गोली निकालने के लिए चीरा लगाता ही है कि उसे समझ आता है इसकी बनावट बिल्कुल मनुष्य जैसी है और एलियन के ऊपर का ग्रे कवरिंग अपने आप निकलने लगता है। उसी खोल के अंदर एक मनुष्य होता है जो दिखने में 1928 के माउंटेनियर की हूबहू होता है। एलियन की आउटर कवरिंग को डीएनए मैपिंग के लिए भेजा जाता है और एलियन उसी फैसिलिटी में रेस्ट कर रहा होता है। हेलन उसे चेक करने जाती है कि तभी उसे होश आ जाता है और वो घबराकर इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। तो हेलन उससे बात करती है और एलियन उसके वर्ड्स को रिपीट करता है। एलियन के इस एनकाउंटर से पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए हैं और सभी अपना पैसा निकाल रहे हैं। सभी बड़े शहरों को खाली होना शुरू हो चुका है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सेपरेटली सिक्योर लोकेशन ले जाया गया है और उनकी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रेजिना जैक्सन, जो इस मसले को अकेले ही हैंडल कर रही हैं। उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि उनका एक डिफेंस सिस्टम कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट से कहीं गायब हो गया है, जो उन्हें लगता है इसके थ्रू ही एलियन को मनुष्यों की और धरती की सभी जानकारी है और तो और जिसके थ्रू वो यूएस मिलिट्री सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। रेजिना को मेडिकल फैसिलिटी लाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि एलियन के स्पेसिमेन की डीएनए मैपिंग करने पर उन्हें ये पता चला कि एलियन की आउटर कवरिंग बायो इंजीनियर्ड सूट है जो उसे जिंदा रखने में मदद करती है। वहीं धरती के वातावरण में रहने के लिए उन्हें यहाँ जन्म लेना जरूरी था, इसलिए उन्होंने पहले ही ह्यूमन डीएनए का सैंपल ले लिया होगा। सर्जरी के बाद से एलियन के शरीर का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है और 6 घंटों में ही वो एडल्ट की तरह दिखने लगा है। रेजिना को एलियन के पास लाया जाता है जो तभी पानी के लिए उठता है और रेजिना उससे मिलना चाहती है। माइकल उन्हें बताता है कि एलियन हमारी भाषा समझता है। वहीं जॉन ड्रिस्कोल जो रेजिना का ही आदमी है, उसे लगता है कि यूएस सैटेलाइट की वजह से एलियन को सभी जानकारी है। एलियन को अभी मनुष्यों के शरीर की आदत नहीं है और उसे पानी पीने में दिक्कत हो रही है। हेलन उसकी मदद करती है और एलियन हेलन को अपना नाम क्लाटू बताता है। रेजिना क्लाटू से उसके आने का पर्पस पूछती है, जिस पर वो कहता है कि जल्द ही धरती के सभी देशों के लीडर्स की मीटिंग होने वाली है और वो अपने आने का पर्पस वहीं बताएगा। रेजिना मना कर देती है और वो उसके आने का मकसद फिर पूछती है, जिस पर क्लाटू बताता है कि वो ग्रुप ऑफ सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है जो हर जगह है और रेजिना को कहता है कि धरती सिर्फ मानव जाति की ही प्लेनेट नहीं है। क्लाटू की इस बात पर रेजिना को खतरा लगता है और वो उसे दूसरी सिक्योर लोकेशन पर ले जाना चाहती है। रेजिना की इस बात पर साइंटिस्ट एग्री नहीं होते तो रेजिना उन्हें समझाती है कि इतिहास में जब भी एडवांस सिविलाइजेशन का कम एडवांस सिविलाइजेशन से सामना हुआ है तो कम एडवांस सिविलाइजेशन को या तो मार दिया गया है या फिर उन्हें गुलाम बना लिया गया है। और रेजिना क्लाटू को ये मौका नहीं देना चाहती क्योंकि उसे पूरी मानव जाति पर खतरा दिखता है और हेलन समझ जाती है कि रेजिना ये करके रहेगी, तो हेलन उसे ड्रग देने के लिए तैयार हो जाती है। वो इंजेक्शन रूम से ड्रग लेने जाती ही है कि वहाँ एक एजेंट आकर उसे ड्रग की बोतल देता है। वो सिरिंज लेने के बहाने वाटर सलाइन बोतल उठा लेती है। रेजिना आर्मी सोल्जर के साथ क्लाटू के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसे दूसरी फैसिलिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन क्लाटू वहाँ से जाना चाहता है, जिस पर रेजिना मना कर देती है और वो उसे कहती है कि उसके रोबोट ने हम पर हमला किया। क्लाटू उन्हें फिर कहता है कि उसने ये उसे बचाने के लिए किया। रेजिना कुछ सुनना नहीं चाहती और हेलन को बुलाकर इंजेक्शन के लिए कहती है। इंजेक्शन लगाते समय हेलन क्लाटू को भागने के लिए कहती है और सोल्जर उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। क्लाटू को दूसरे कमरे में साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए लाया जाता है, जहाँ पर वो उससे बेसिक सवाल पूछते हैं। क्लाटू साइकेट्रिस्ट को मशीन के थ्रू कंट्रोल कर उससे बाहर निकलने का रास्ता और कोड जान लेता है। वो उसी मशीन के थ्रू कैमरे को एक्सेस कर सभी गार्ड्स की लोकेशन जान लेता है और फिर हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज से सभी गार्ड्स को बेहोश कर वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। हेलन भी मौका देखकर फैसिलिटी से बाहर निकल जाती है। क्लाटू को फैसिलिटी से गायब देख रेजिना पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर देती है और मीडिया में क्लाटू को फेडरल एस्केप कॉन्विक्ट के तौर पर पेश कर ढूंढने को कहती है। क्लाटू मैनहट्टन के ट्रेन स्टेशन पर आता है और एक मशीन से अपने लिए खाना निकाल वहाँ खाने लगता है और मनुष्यों के बर्ताव को समझने लगता है। वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी दूसरे आदमी का टिकट चुरा लेता है और जब वो अपनी टिकट लेने जाता है तो चोर उसकी कलाई में कुछ कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और चोर मौका देख टिकट लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके पीछे पुलिस जाती है। क्लाटू को टीवी पर एलियन एनकाउंटर की न्यूज दिखती है और ग्लोबल लेवल पर उसके रिस्पॉन्स वो टीवी में देखता है। यहाँ पर क्लाटू मनुष्यों का बर्ताव समझने की कोशिश कर रहा है। तभी क्लाटू को कुछ महसूस होता है और वो बाथरूम में जाता है, जहाँ उसके सीने में गोली के जख्म से खून बह रहा है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। घर पर हेलन जेकब के लिए लंच प्रिपेयर कर रही होती है, तभी उसे फिर फोन आता है, लेकिन ये फोन रेलवे स्टेशन से होता है जो क्लाटू के लिए है, जो कहता है कि हेलन के पास उसकी दवाई है। हेलन रेलवे स्टेशन पर क्लाटू से मिलती है और वो लोग बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। क्लाटू हेलन से वही सैंपल मांगता है
जो वो मिलिट्री फैसिलिटी से लेकर निकली थी और क्लाटू उस जेल को अपने घाव में लगा लेता है जिससे उसका घाव तुरंत भर जाता है। वही मिलिट्री ड्रोन से मैनहट्टन के सेंट्रल पार्क में खड़े रोबोट पर हमला करती है, लेकिन रोबोट हमला देख एक्टिवेट हो जाता है और लेजर से मिसाइल को तबाह कर देता है। वो उन ड्रोन्स को अपने कंट्रोल में लेकर आसपास खड़े टैंक पे क्रैश कर देता है। वहीं कार में हेलन जैकब के साथ क्लाटू को लेकर कहीं जा रही है। जैकब को लगता है कि एलियन बुरे हैं और उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन हेलन को ऐसा नहीं लगता। क्लाटू कार को मैकडॉनल्ड पर रुकवाते हैं और जैकब तुरंत ही वॉशरूम चला जाता है। क्लाटू हेलन से जैकब के बारे में पूछता है और वो उसे सब बताती है। क्लाटू कार से मैकडॉनल्ड के अंदर चला जाता है जहाँ वो मिस्टर वू से मिलता है। मिस्टर वू क्लाटू की तरह ही एलियन होते हैं जो धरती पर 70 सालों से रह रहे हैं और वो अपनी मिशन रिपोर्ट में बताते हैं कि मनुष्य डिस्ट्रक्टिव, जिद्दी और कभी ना बदलने वाला प्राणी है जो अपना अंत खुद कर लेगा। मिस्टर वू की ये रिपोर्ट क्लाटू के एक्सपीरियंस से मिलती है और वो धरती को मनुष्य से बचाने के लिए अपना मिशन तुरंत शुरू करना चाहते हैं। क्लाटू मिस्टर वू को यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो यहीं रहेंगे क्योंकि अब धरती उनका घर है। मिस्टर वू बताते हैं कि मानव जीवन बेहद मुश्किल है और वो हमेशा इसे कोसते रहे हैं, लेकिन जो प्यार और अपनापन उन्हें यहाँ इंसानों के बीच मिला, उन्हें लगता है कि वो लकी थे जो उन्होंने ये देखा और पाया। वहीं मिलिट्री रोबोट को 3 पैनल के बीच में कैद कर लेती है। मैकडॉनल्ड से निकलकर हेलन और जैकब क्लाटू के साथ कहीं जा रहे हैं और क्लाटू रास्ते में अफरा तफरी का माहौल देख रहा है और रेडियो में वो अपनी रिपोर्ट जो पुलिस को दी जा रही है को सुनते जा रहे हैं। क्लाटू एक जंगल के पास गाड़ी रुकवा कर जंगल में चला जाता है और हेलन भी चुपके से उसके पीछे चली जाती है। क्लाटू स्फीयर को एक्टिवेट कर देता है जिससे पूरी दुनिया के स्फीयर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सभी जीव जंतु के स्पेसिमेन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वहीं रेजिना को पूरी दुनिया से यही खबरें मिल रही है और उसके पास अभी भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। जैकब क्लाटू को देर होता देख कार से निकल जाता है और तभी स्फीयर जंगल के बीच से आकाश में उड़ जाता है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। क्लाटू कार में लौट आता है और जैकब को पता चल जाता है कि क्लाटू एलियन है। हेलन क्लाटू से उसके मिशन के बारे में पूछती है और क्लाटू बताता है कि वो धरती को बचाने आया है मनुष्यों से। वो बताता है कि ब्रह्मांड में कम ही ऐसे प्लेनेट हैं जहां जीवन है और एक प्रजाति के लिए वो पूरी धरती को खतरे में नहीं डाल सकते। हेलन उससे मिन्नतें करती है कि मनुष्य बदल सकता है, लेकिन क्लाटू बताता है कि उन्होंने काफी समय से मनुष्यों के बदलने का वेट किया लेकिन कुछ नहीं हुआ और तभी वहां पुलिस आ जाती है। क्लाटू पुलिस वाले को कार से मार देता है और तुरंत जीवित भी कर देता है। हेलन के पूछने पर क्लाटू कहता है कि उसका मरना जरूरी नहीं था, वो बस उसे रोकना चाहता था और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वही रेजिना समझ चुकी है कि स्फीयर से वो स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उसे बचा सके और अब डिस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी ओर रोबोट को मिलिट्री के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लेकर आ गए हैं और अब उस पर वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्लाटू के मन बदलने के लिए हेलन उसे अपने प्रोफेसर बार्नहार्डेट के घर ले आती है। प्रोफेसर नोबेल प्राइज विनर हैं। क्लाटू वहां बोर्ड पर प्रोफेसर की इक्वेशन देखता है जो करीब है और वो उसे आसानी से सॉल्व कर देता है। प्रोफेसर क्लाटू को देखकर समझ जाते हैं कि वो एलियन है और वहां बज रही म्यूजिक क्लाटू को पसंद आती है। वहीं वर्जीनिया की फैसिलिटी में रोबोट को गॉड नाम दिया जाता है जिसका मतलब है जेनेटिकली ऑर्गेनाइज्ड रोबोट टेक्नोलॉजी और वहां पर गॉड पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जॉन वहां आता है और मिलिट्री हेड उसे रिपोर्ट देता है। जॉन को देखकर गॉड एक्टिवेट हो जाता है और जॉन समझ जाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वहीं जैकब टीवी पर क्लाटू की फोटो देखता है जिसमें कांटेक्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और वो उन्हें फोन कर देता है। प्रोफेसर क्लाटू से रीजनिंग करते हैं जिसमें वो उससे बदलाव के लिए हल पूछते हैं और क्लाटू उन्हें बताता है कि मानव जाति की प्रॉब्लम है ना बदलना। वो बताता है कि जब उनकी दुनिया खतरे में थी तब उन्होंने बदलाव को स्वीकारा और प्रोफेसर उनसे यही कहते हैं कि हम भी इसी मोमेंट पे हैं जिसमें मानव जाति बदलाव की ओर अग्रसर हो सकती है। तभी क्लाटू को एहसास होता है कि उनकी तरफ कुछ हेलीकॉप्टर बढ़ रही है और वो वहां से निकलने लगते हैं। प्रोफेसर हेलन से क्लाटू का मन बदलने के लिए कहते हैं। चूंकि उनके पास समय कम है, क्लाटू उन्हें कार छोड़ जंगलों में ले जाता है। जैकब जंगल से निकलकर हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है और हेलन उसे रोकने जाती है। तभी हेलीकॉप्टर से एक सोल्जर उसे हेलीकॉप्टर में ले जाता है और जैकब अकेला रह जाता है। बाकी के 2 हेलीकॉप्टर क्लाटू पर लेजर से निशाना लगाते हैं और क्लाटू उसी लेजर से हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। ये देख जैकब डर जाता है और जंगलों में भाग जाता है, लेकिन क्लाटू उसका पीछा करता है और वो उसे पुल से नीचे गिरने से बचा लेता है। जैकब क्लाटू से बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है और क्लाटू उसे अपने साथ ले जाता है। वर्जीनिया में जॉन फिर से गॉड में ड्रिल करने की तैयारी कर चुका है और उसकी स्किन से ड्रिल पर नैनाइट्स आ गए हैं जो उस ड्रिल को खाकर अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। हेलन को रेजिना के पास लाया जाता है जो हेलन को क्लाटू की हेल्प करने का कारण पूछती है। हेलन कहती है कि हम उससे नहीं लड़ सकते, बस उसका मन बदल सकते हैं और वो रेजिना से वापस भेजने की रिक्वेस्ट करती है। रेजिना तब भी एग्री नहीं होती और उसे अर्जेंट कॉल से जाना पड़ता है। वहीं क्लाटू और जैकब जंगल में रास्ता ढूंढ रहे हैं और क्लाटू जैकब से बात करते हुए उसे समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं वर्जीनिया में ड्रिल बदलकर ड्रिल की तैयारी करते हुए वहां का वर्कर नोटिस करता है कि पुरानी ड्रिल खुद ब खुद आधी हो गई है और वही चीज उसके सूट के थ्रू उसे भी खा
खा रही है, लेकिन जॉन उसे वहाँ से नहीं निकलने देता। ग्रॉट को जिस मशीन से बांधा गया है वो भी खत्म होने की कगार पर है और यही नैनाइट ग्लास को भी खाना शुरू कर देते हैं। जॉन ग्रॉट को खत्म करने के लिए आग का इस्तेमाल करता है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ग्रॉट्स खुद को नैनाइट्स में बदलना शुरू कर देता है और जॉन जान बचाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन मिलिट्री प्रोटोकॉल के चलते बिल्डिंग को सील कर देती है। नैनाइट्स क्लासरूम को तोड़कर फैसिलिटी में सभी को खा जाती है और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। नैनाइट्स को प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि वो मानव जाति और उसकी बनाई चीजों को ही खाए ताकि धरती को मनुष्य से मुक्त किया जा सके, और हर हमले से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। रेजिना को मिलिट्री से रिपोर्ट मिलती है कि नैनाइट्स का हमला हर जगह फैल रहा है और उस पर किसी भी तरह का हमला उसकी ताकत ही बढ़ा रहा है। नैनाइट्स का तूफान एक चलती ट्रक को खा जाता है और नीचे की सड़क भी मैदान बन जाती है। रेजिना को समझ आ गया है कि मनुष्य इस चीज को नहीं रोक पाएंगे और वो हेलन को क्लाटू के पास भेजती है, जिसमें माइकल भी उसके साथ चला जाता है। क्लाटू जैकब को जंगल क्रॉस करके एक कैबिन में लेकर जाता है। वहाँ का फोन काम नहीं कर रहा तो क्लाटू उसे अपनी पावर से ठीक करता है। जैकब हेलन को कॉल करता है और वो क्लाटू को जैकब के पिता की कब्र पर मिलने को कहती है। जैकब का मन क्लाटू के लिए बदल गया है और वही क्लाटू भी मानव जाति के लिए अलग महसूस कर रहा है। जैकब क्लाटू को अपने पिता की कब्र पर लेकर जाता है और अपने पिता को जीवित करने के लिए उससे कहता है, लेकिन क्लाटू की शक्तियां भी सीमित हैं और वो ऐसा नहीं कर सकता और नन्हे जैकब का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है। हेलन वहां आती है और जैकब से मिलती है, जो रोते हुए अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। माँ बच्चे का ये मिलन और जैकब में आए परिवर्तन को देख क्लाटू का मन भी मानव जाति के लिए बदल रहा है। तभी वहां नैनाइट्स का तूफान आ जाता है और हेलन क्लाटू से मिन्नतें करती हैं। क्लाटू को यकीन हो गया है कि मानव जाति का एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें क्षमा, दया, प्यार, अपनापन है। वो वापस सेंट्रल पार्क जाना चाहता है ताकि वो नैनाइट्स को रोक सके। वहीं रेजिना अब परेशान है क्योंकि उसके हाथों में अब कुछ भी करने को नहीं है। मैनहट्टन का पूरा शहर खाली हो गया है और माइकल सभी को लेकर सेंट्रल पार्क की तरफ बढ़ रहा है। चूंकि टाइम कम है, वो मिलिट्री चेक पॉइंट को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। मिलिट्री उसका पीछा करती है, लेकिन उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उन्हें जाने दें और वो उनका पीछा नहीं करते। उनकी कार पहुंच गई है और तभी वहां पर हवाई हमला होता है, जिसकी चपेट में उनकी कार भी आ जाती है, लेकिन स्फेयर को कुछ नहीं होता। इस हमले में माइकल की मौत हो जाती है और नैनाइट्स का तूफान सेंट्रल पार्क तक पहुंच चुका है। क्लाटू उन्हें कार से निकाल के पास ही छोटे से ब्रिज के अंदर ले जाता है और नैनाइट जैकब और हेलन के अंदर भी आ गए हैं और वो दोनों मरने लगे हैं। क्लाटू दोनों के हाथों से नैनाइट्स अपने अंदर ले लेता है और उनकी हालत ठीक होने लगी है। क्लाटू हेलन से कहता है कि प्रोफेसर सही थे, बर्बादी की कगार पर ही हम बदलते हैं, और वो नैनाइट्स के तूफान में चला जाता है। ये नैनाइट्स भी क्लाटू के मानव शरीर को खाना शुरू कर रही है और वो अपने आखिरी मोमेंट्स में स्फेयर को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन तब तक नैनाइट्स उसके शरीर को खा जाती हैं। स्फेयर के डीएक्टिवेट होते ही स्फेयर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धमाका होता है, जिससे वहां के नैनाइट्स डीएक्टिवेट होकर गिरने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया में बिजली चली जाती है। सभी मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, मानो पूरी धरती ही रिसेट हो गई हो। रेजिना और मिलिट्री बिल्डिंग से बाहर आकर यही देखते हैं और वो स्फेयर वापस आकाश में चला जाता है। और दोस्तों, यहाँ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचा सकूं। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।